easy go. हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विरेल विश्वकर्मा। बच्चों, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। आपने सुना होगा हर्ब्स, शर्ब्स, ट्रीज, क्लीपर्स, क्लाइंबर्स, ये सारी क्लासिफिकेशंस प्लांट के आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के लेक्चर नंबर 2, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। बच्चों, कल के लेक्चर में हमारा एक टॉपिक छूट गया था जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक नजर उस टॉपिक पे भी लगा लेते हैं, बिकॉज वो टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ग्रुपिंग होता क्या है। देखिए क्या लिखा है, ग्रुपिंग क्या होता है, अरेंजिंग ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। मतलब देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ऑब्जेक्ट लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं अरेंज कर दूंगा किसके बेसिस पे, सिमिलरिटीज के बेसिस पे, डिफरेंसेस के बेसिस पे, तो उस प्रोसेस को क्या बोलूंगा, उस एक्ट को क्या मैं बोलूंगा, ग्रुपिंग कर दी। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मैंने ग्रुपिंग कर दी अगर मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अलग करा है उसके सिमिलरिटीज और उनके डिफरेंसेस के बेस पे। एक बार एक एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जैसे मेरे पास 5 बॉल है, मेरे पास कितनी बॉल है, 5। इसमें से 2 रेड कलर की हैं और 3 ब्लू कलर की हैं। तो अब मैं रेड कलर की बॉल को अलग बॉक्स में रख दूं और ब्लू कलर की बॉल को एक अलग बॉक्स में रख दूं। यहां पे मैं ब्लू कलर की बॉल रख दूंगा, यहां पे मैं रेड कलर की बॉल रख दूंगा। तो जब मैं दोनों बॉल्स को उनकी डिफरेंसेस के बेस पे, क्या डिफरेंस मैंने चूज करा, कलर, रेड कलर वाली अलग कर दी और ब्लू कलर वाली अलग कर दी। तो मैंने इनको क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। तो मैंने ये कौन सी प्रोसेस करी, इस एक्ट को क्या बोलूंगा मैं, ग्रुपिंग। भैया आखिर ये ग्रुपिंग करना ही क्यों है, बिना ग्रुपिंग की कर लेते हैं ना, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं ग्रुपिंग कर करके। अरे भैया रुको जरा, देखो यार, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग अगला ही टॉपिक लिखा है, समझा रहा हूं, वेट 2 मिनट। देखो अब अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग क्या होती है। मतलब अगर ये जो एक्ट है ग्रुपिंग का, यानी अरेंज करना किसी ऑब्जेक्ट को, अगर मैं ये नहीं करूं तो मुझे क्या दिक्कत आएगी। देखो पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग देखते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग मेक इजियर टू स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल्स। ग्रुपिंग क्या करती है, हमको आसान बनाती है। क्या बनाती है, ग्रुपिंग मेक इजियर, किसको आसान बनाती है, स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। मतलब ग्रुपिंग करने से प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करना बहुत आसान हो जाता है। ये क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग। अब आप बच्चों तुमको एक एग्जांपल समझाता हूं इंपॉर्टेंट ऑफ ग्रुपिंग कैसे होती है। देखो जैसे मान लो मैं एक पार्क गया। अब पार्क है तो बहुत बड़ा पार्क है, मतलब 1000-2000 पेड़ लगे उस पार्क में। कितने पेड़ लगे, 1000-2000। अब जैसे मान लो मैं पूरे पार्क में गया घूमने और मेरे टीचर ने मुझे वहीं पे क्या दे दिया, एक टास्क दे दिया कि बेटा आपको गिन के आना है पूरे पार्क में एप्पल के ट्री कितने, पूरे पार्क में बनाना के ट्री कितने और पूरे पार्क में ऑरेंज के ट्री कितने हैं। आप समस्या क्या है कि वो पूरे पार्क में ट्री एक अनइक्वल मैनर में लगे, हर कैसे लगे, कहीं पे ट्री बनाना का लगा दिया, कहीं पे ऑरेंज का ट्री लगा दिया। अब वहां पे टीचर ने मुझे टास्क दे दिया, क्या टास्क दिया, बेटा आपको जितने पूरे गार्डन में जितने पेड़ लग रहे हैं बनाना के, जितने पेड़ लग रहे हैं ऑरेंज के, तो उनको सबको काउंट करके बताना है कि पूरे गार्डन मतलब पूरे 1000-2000 पेड़ों में से कितने बनाना के हैं, कितने ऑरेंज के हैं, कितने ग्रेप्स के हैं। कौन कौन से बताना है, कितने बनाना के पेड़ हैं, कितने ऑरेंज के पेड़ हैं और कितने ग्रेप्स के पेड़ हैं। अब भैया दिमाग खराब मेरा, क्या दिमाग खराब, पूरे 1000-2000 पेड़ों में से मैं क्लासिफाई कैसे करूंगा कौन सा कितने बनाना के हैं, कितने ऑरेंज के हैं, कितने ग्रेप्स के हैं। अगर ये सारे पेड़ बनाना के एक जगह लगे होते, ऑरेंज के एक जगह लगे होते, ग्रेप्स की एक जगह लगे होते, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती कि भैया मैं अब एक एक पेड़ को थोड़ी गिनूंगा कि बनाना का ये पेड़ है, एक पेड़ ये है, एक पेड़ ये है। ऐसे तो शाम हो जाएगी, घर भी तो जाना है मुझे और भी काम है। इसीलिए क्या होता है फिर अगर वहां पे गार्डन में ग्रुपिंग करी होगी मतलब जैसे मान लो ये पूरा गार्डन है आपका, पार्क जहां पे आप गए हो, वहां पे अब 1000 पेड़ लगे हो, चाहे 10,000 पेड़ लगे हो, चाहे 2000 पेड़ लगे हो, अपने कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां पे ऐसे पार्टीशन कर दिया, पार्टीशन मतलब कि भैया यहाँ पे तो सिर्फ बनाना के पेड़ लगे, यहाँ पे ऑरेंज के पेड़ लगे और इतने पूरे एरिया में ग्रेप्स के पेड़ लगे। अब टीचर ने मुझसे बोला बनाना के पेड़ गिन के लाओ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है बनाना के पेड़ यहाँ लगे, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बनाना का पेड़ है ऐसा करके, तो मैं बोर्ड देखूंगा सबसे पहले, इस एरिया में बनाना के पेड़ है तो इस एरिया में आऊंगा और सबसे काउंट कर लूंगा कितने पेड़ है, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 जितने भी हैं। तो अगर मैंने ग्रुपिंग कर दी, ग्रुपिंग मतलब बनाना के पेड़ अलग लगा दिए साथ साथ, ऑरेंज के पेड़ अलग लगा दिए साथ साथ और ग्रेप्स के पेड़ अलग लगा दिए साथ साथ,
तो मेरे लिए काम करना, स्टडी करना, काउंटिंग करना पेड़ों की आसान हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, ग्रुपिंग करना। अब समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग क्या है। अगर ये पार्टीशंस नहीं बने होते, मैं ग्रुपिंग नहीं करता, तो मैं तो पागल हो जाता, लेकिन पूरे गार्डन में 1000-2000 पेड़ों में से बनाना, ऑरेंज और ग्रेप्स के पेड़ नहीं गिन पाता। तो आइए बच्चों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के ऊपर। तो बच्चों जब भी हम कोई भी चीज को क्लासिफाई करते हैं ना, तो हम किसी बेसिस पे करते हैं, किसी आधार पे करते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक लड़का है एक्स, वो बहुत लंबा है हाइट में, और एक लड़का है वाई जो वो बहुत छोटा है हाइट में। एक लंबा है एक्स, वो बहुत लंबा है हाइट में, एक लड़का है वाई जो कि बहुत छोटा है हाइट में। तो यहाँ पे मैंने लड़के को किस बेसिस पे क्लासिफाई करा, हाइट के बेसिस पे। तो ऐसे ही जब भी हम किसी भी चीज को क्लासिफाई करेंगे तो किसी बेसिस पे करेंगे। अब हम यहाँ पे प्लांट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो किस बेसिस पे कर रहे हैं, हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। क्या है, हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। अब हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम मतलब क्या है कि स्टेम, जो प्लांट की स्टेम होती है ना, स्टेम मतलब पता है आपको, प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है शूट सिस्टम और एक होता है रूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम किससे बनी है, स्टेम। जो भी पार्ट ग्राउंड के ऊपर होता है उसको क्या बोलते हैं, स्टेम। स्टेम में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो क्या होती है, स्टेम होती है। बहुत सारी ब्रांचेस भी निकलती हैं। तो प्लांट को हमने क्लासिफाई करा उसकी हाइट पे और नेचर ऑफ स्टेम के ऊपर। मतलब स्टेम की हाइट किसी में बड़ी होगी, किसी में छोटी होगी, किसी में बहुत छोटी होगी। या फिर नेचर ऑफ स्टेम मतलब, नेचर ऑफ स्टेम मतलब उसकी स्टेम कैसी, सॉफ्ट है ना, या फिर थोड़ी सी हार्ड है, या फिर बहुत ज्यादा हार्ड है, वुडी हो गई स्टेम। तो उसके बेसिस पे हमने प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। कौन सी, एक है हर्ब्स, दूसरी है शर्ब्स, तीसरी है ट्री। कौन कौन सी है, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री। आइए इनकी पिक्चर देख लेते हैं, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री कैसे होते हैं। तो आइए बच्चों अब हर्ब्स, शर्ब्स और ट्रीज को हम डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पहला क्या लिखा है, हर्ब्स। हर्ब्स क्या होते हैं, हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट विथ ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम। मतलब हर्ब्स ऐसे स्मॉल स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट स्टेम होती है। सॉफ्ट स्टेम मतलब होता है कि थोड़ी सी वो फ्लेक्सिबल होती है, हार्ड नहीं होती। जैसे ट्रीज की स्टेम देखिए आपने, किसी वुडी बन जाती है, ऐसी हर्ब्स की नहीं होती। हर्ब्स की कैसी होती है, सॉफ्ट स्टेम होती है। आए समझ में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेज। इनकी ब्रांचेज नहीं होती, इनकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती। जैसे आपने ट्रीज में देखा होगा स्टेम की क्या होती है, बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। लेकिन यहाँ पे हर्ब्स के केस में क्या होता है, इनकी ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होती। इसका एग्जाम्पल क्या है हर्ब्स का, टोमेटो प्लांट। आइए इसका एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखिए डायग्राम में आपको देखने से पता चल रहा है इसकी स्टेम कैसी है, सॉफ्ट स्टेम है। सॉफ्ट स्टेम मतलब वुडी स्टेम नहीं है, कैसी है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल स्टेम है। और इसकी जो ब्रांचेस हैं वो ज़्यादा नहीं है, और ये ग्रीन कलर का प्लांट है पूरा। आया समझ में। तो ये नेक्स्ट हम पढ़ते हैं शर्ब्स के बारे में। शर्ब्स क्या होते हैं, शर्ब्स आर बिगर देन हर्ब्स। मतलब यहाँ पे इसके साइज की बात हो रही है। साइज जो होता है शर्ब्स का वो कैसा होता है, हर्ब्स से थोड़ा बड़ा होता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, देयर स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। मतलब इनकी स्टेम हार्ड तो होती है लेकिन थिक नहीं होती, मोटी नहीं होती। मतलब शर्ब्स की जो स्टेम है वो हर्ब जैसी नहीं होगी सॉफ्ट, वो कैसी होगी, हार्ड होगी। बट ट्रीज के जैसी वो थिक भी नहीं होगी। तो ये कैसी है, बहुत ज़्यादा थिक के भी बीच में और बिल्कुल सॉफ्ट के भी बीच में बिल्कुल मीडियम होती है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है शर्ब्स के, एग्जाम्पल देखिए रोज़ एंड तुलसी। आइए इसको एक अपन डायग्राम के हिसाब से देख लेते हैं। डायग्राम में देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हर्ब्स से इनकी जो साइज़ है वो कैसी है, ज़्यादा है, ये टॉलर देन हर्ब्स हैं। सेकंड देखिए इनकी जो स्टेम दिख रही है आपको वो एकदम वुडी भी नहीं है और एकदम सॉफ्ट भी नहीं है, कैसी है, बिल्कुल कैसी हो रही है इनकी स्टेम, बिल्कुल थिक नहीं है और हार्ड तो है। आइए बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ट्रीज़ के बारे में। ट्रीज़ क्या होती हैं, ट्रीज़ आर वेरी टॉल एंड हैव थिक एंड वुडी स्टेम। मतलब ट्रीज़ क्या होती हैं, वेरी टॉल मतलब बहुत ही लंबी होती हैं। यहाँ पे इनकी हाइट की बात हो रही है। देखिए सबसे छोटी हाइट में कौन सी थी, सबसे छोटी हर्ब्स थी, फिर शर्ब्स आई, फिर उसके बाद क्या है, सबसे लंबी कौन सी होती हैं, ट्रीज। उसके बाद क्या लिखा है, एंड हैव थिक एंड वुडी स्टेम। मतलब इनकी स्टेम कैसी होती है, थिक मतलब बहुत ज़्यादा मोटी, और वुडी स्टेम होती है, वुडी मतलब लकड़ी टाइप की बन जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, थिक एंड वुडी स्टेम। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, देयर स्टेम हैव ब्रांचेस। देखिए अपन ने जब हर्ब्स पढ़ा था, हर्ब्स में देखा था कि उनकी स्टेम की ब्रांचेज नहीं होती है ना। फिर उसके बाद शर्ब्स में देखा कि थोड़ी सी ब्रांचेज होती हैं। ऐसी ट्रीज में भी क्या होता है, उनकी ब्रांचेज होती हैं, है ना। तो ट्री समझ में आया। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या होते हैं, मैंगो और नीम। मैंगो का ट्री और नीम ट्री इसके क्या है, ट्रीज के एग्जाम्पल है। आइए एक डायग्राम से देखेंगे
डायग्राम में देखें आप, इसकी जो ब्रांचेस दी हुई हैं ट्रीज में कैसी हो रही हैं, ब्रांचेस हो रही हैं, इसकी स्टेम कैसी है, वुडी है और थिक है और बहुत ही ज़्यादा लंबी लंबी ट्रीज होती हैं, वेरी टॉल ट्रीज हैं। तो सबसे छोटी हाइट हर्ब्स की थी, फिर उससे थोड़ी सी बड़ी शर्ब्स की हो गई, फिर सबसे बड़ी हाइट किसकी होती है, ट्रीज की होती है। आया समझ में बच्चों? अभी प्लांट को अपन ने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा था, हर्ब्स, शर्ब्स और ट्री, है ना। अब प्लांट को 2 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं क्रीपर्स और क्लाइंबर्स। तो आइए देखते हैं क्रीपर्स क्या होते हैं। क्रीपर्स क्या है? क्रीपर्स आर द प्लांट हैविंग लॉन्ग एंड वीक स्टेम। मतलब क्रीपर्स क्या होते हैं? क्रीपर्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, वीक और लॉन्ग। वीक मतलब होता है कमज़ोर और लॉन्ग मतलब लंबी होती है। तो क्रीपर्स हम उन प्लांट्स को बोलते हैं, ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम कैसी हो, वीक हो और लॉन्ग हो, उसको क्या बोलेंगे? क्रीपर्स बोलेंगे। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या है। दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। अपराइट मतलब होता है सीधा। जैसे हमने ट्रीज को देखा है, शर्ब्स को देखा है, बिल्कुल सीधे खड़े रहते हैं, लेकिन क्रीपर्स जो ऐसे होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते, कैन नॉट स्टैंड अपराइट। आया समझ में? थर्ड पॉइंट देखिए क्या लिखा है, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड पे कैसे होते हुए, फैले हुए होते हैं, ग्राउंड पे बिखरे हुए होते हैं, ट्रीज की तरह सीधे नहीं खड़े हो सकते। आगे थर्ड पॉइंट समझ में? नेक्स्ट देखिए इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, पम्पकिन एंड वाटरमेलन। तो पम्पकिन और वाटरमेलन क्या है, एग्जाम्पल है किसके? क्रीपर्स के। आइए डायग्राम से देखते हैं, एक इमेज लगाई है आपके लिए हमने क्रीपर की, आप इसमें देख रहे होंगे ये जो है पूरे ग्राउंड में फैले हुए हैं, जो कि थर्ड पॉइंट था, हमने कवर कर चुके हैं, दे स्प्रेड ऑन द ग्राउंड। सेकेंड पॉइंट देखिए, ये सीधे नहीं खड़े ट्रीज की तरह, ये कैसे हैं, लेटे हुए हैं। अगर सीधे खड़े होते तो हम क्या बोलते, दे स्टैंड अपराइट, और लेकिन ये सीधे नहीं खड़े इसलिए क्या बोला हमने, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट। नेक्स्ट देखिए इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, इनकी जो स्टेम दी है वो कैसी है, लंबी लंबी है और वीक है ना। तो डायग्राम से और अच्छे समझ में आ गया आपको। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लाइंबर्स क्या होते हैं। देखिए क्लाइंबर्स क्या होते हैं। क्लाइंबर्स आर द प्लांट हैविंग सॉफ्ट ग्रीन एंड वीक स्टेम। मतलब क्लाइंबर्स इस तरीके के प्लांट होते हैं जिनकी स्टेम कैसी होती है, वीक भी होती है, ग्रीन कलर की होती है और सॉफ्ट होती है ना। तो क्लाइंबर्स क्या है, ऐसे प्लांट जिनकी स्टेम कैसी होती है, ग्रीन होती है, वीक होती है और सॉफ्ट भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है क्लाइंबर्स में, क्लाइंबर्स क्लाइम अप बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट्स और ट्रीज। मतलब इनके नाम से समझ में आ रहा है क्लाइंबर्स क्या होते हैं, जो किसी न किसी पे चढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही क्लाइंबर्स प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं, क्लाइंब कर जाते हैं बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। कैसे क्लाइंब करेंगे, अपने आजू बाजू के ऑब्जेक्ट के क्या ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो आजू बाजू के ट्रीज में क्या ले लेंगे, सपोर्ट ले लेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है, बिटर गोर्ड और ग्रेप वाइन। आइए सेकंड वाला जो पॉइंट है उसको हम थोड़े के एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो ये गार्डन है, गार्डन में ये आपने क्लाइंबर लगे हुए हैं, है ना, और यहाँ पे एक बांस रखा हुआ है। तो क्लाइंबर क्या करेगा, इस बांस की सपोर्ट से क्या करेगा, उसके ऊपर क्लाइंब करने लगेगा, है ना। अगर ये बांस नहीं होता, अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्री होता बगल में, तो क्लाइंबर क्या करता, इस ट्री की सपोर्ट ले लेता और ट्री की सपोर्ट से लेते हुए वो क्या कर जाता, ऊपर ट्रीज के ऊपर क्लाइंब कर जाता। आई बात समझ में? तो क्लाइंबर्स की क्या सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि दे क्लाइंब अप बाय टेकिंग सपोर्ट ऑफ नियर बाय ऑब्जेक्ट। आया समझ में? वेरी गुड। आइए हम इसको एक डायग्राम से और समझ लेते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। देखिए स्क्रीन पे आपको डायग्राम आ गया होगा। क्लाइंबर्स देखिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट का सपोर्ट लेके ऊपर चढ़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स। और इनकी आप स्टेम को देखिए, ग्रीन कलर की स्टेम है, सॉफ्ट है और कैसी है, वीक है। आया समझ में एग्जाम्पल से और अच्छा। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है या फिर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो पूछ सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में ये भी बताना ना भूलें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। थैंक यू।